हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश जो है प्रीलिम्स बूस्टर, उसमें पॉलिटी के संघीय राज्य व्यवस्था और कार्यपालिका को डिस्कस कर रहे थे, विधायिका कार्यपालिका को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कार्यपालिका वाले सेक्शन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग संघीय विधायिका वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो स्पेशली प्रीलिम्स 2023 और यूपी पीसीएस 2023 को ध्यान में रखते हुए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और जो करंट के नए अपडेट हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग संघीय विधायिका को डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिवीजन के पर्पज़ से आप लोग इसे एक बार एग्जाम के पहले देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस गलत होते हैं, फैक्ट बेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि फैक्ट हमें उतना याद नहीं रहता है। तो अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो उस पर्पज़ से इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा, बात करिए अगर राज्यसभा की, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे और इसके लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में प्रचलित समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। भारत में जो अपनाया गया हुआ राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर जो आवंटन किया जाता है सीटों का, वह जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, न कि जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है समान प्रतिनिधित्व, वो भारत में नहीं अपनाया गया है। भारत में जो है वो जनसंख्या है, मुख्य आधार जनसंख्या है। संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्वितीय सदन के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया है और इसके तहत राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें याद रखिएगा मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, उनके आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणी मत के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। और अगर बात करें तो सभी संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यह प्रावधान जो किया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ विशेष संघ शासित क्षेत्रों को या संघ राज्य क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। और यह जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को 4, दिल्ली को 3 और पुदुचेरी को 1 स्थान आवंटित किया गया था। तो ये पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया था। तो याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। और संसद ने 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करते हुए निवास संबंधी जो शर्त थी उसको हटा दिया। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 2003 में इसको हटा दिया गया। जो पहले निवास से संबंधित योग्यता थी राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए, मनोनीत होने के लिए, उसको हटा दिया गया। इसी संशोधन के माध्यम से राज्यसभा के चुनाव के लिए खुले मतदान की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है, जबकि इससे पहले गुप्त मतदान होता था। राज्यसभा के सदस्यों की जो शर्तें हैं वो अगर बात करें तो उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु, कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, अर्थात 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और ध्यातव्य है कि इस प्रयोजन के लिए संघ या राज्य में मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रत्याशी के उन्मुक्त, दिवालिया या विकृत मस्तिष्क को, इसमें अगर ऐसा कुछ है जो पागल है या फिर से पागलपन के उसके अंदर लक्षण है या फिर से आपराधिक प्रवृत्ति का है और जो कह सकते हैं कि गैर जमानती अपराध उसके ऊपर सिद्ध हो चुके हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं किया जाता है या फिर से उसकी पात्र नहीं रखा जाता है। राज्यसभा के उसके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें, जहां तक राज्यसभा के कार्यकाल का प्रश्न है तो यह एक अस्थायी सदन है, अर्थात इससे ये है कि इसका कोई कार्यकाल नहीं है। सदन, अस्थायी सदन कहने का तात्पर्य है कि राज्यसभा का विघटन कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। उनका कार्यकाल निश्चित होता है। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्यों का फिर से निर्वाचन होता है। बात अगर लोकसभा की करें तो संसद का लोकप्रिय सदन, लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी के हाउस ऑफ द पीपल नाम से भी जाना जाता है और इसकी संरचना मोटे तौर पर वैसे ही है जैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स की है। तो अगर आपसे अगर ये पूछ ले कि लोकसभा किसके समान है तो याद रखिएगा। कुछ दृष्टियों में इसे अमेरिका के प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के समान भी माना जा सकता है और इसे निम्न सदन कहा जाता है। हालांकि संविधान में ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, संविधान में निम्न सदन का ऐसा कुछ प्रयोग नहीं किया गया है। लोकसभा के गठन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है।
कुछ अन्य अनुच्छेदों में भी लोकसभा के गठन के निर्देश प्राप्त होते हैं, जिनके अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से और 2 का मनोनयन होता था आंग्ल भारतीय सदस्यों से। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो आंग्ल भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व होता था, उसके प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है या करंट से रिलेटेड है, याद रखिएगा कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 सदस्यों का मनोनयन होता था उसको समाप्त कर दिया गया है और इसे 25 जनवरी 2020 के बाद गठित होने वाली लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वह 50 की जाएगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो 543 सदस्य संख्या टोटल है, जिसमें से 524 सदस्य राज्यों से हैं, 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से। और अनुच्छेद 82 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न राज्यों को लोकसभा के स्थानों का पुनः आवंटन करने के लिए तथा विभिन्न राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए संसद विधि द्वारा प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा और इस प्राधिकारी को ही परिसीमन आयोग कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा के क्षेत्रों का परिसीमन की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 81 सब क्लोज 2 में परिसीमन के संबंध में 2 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें पहला कहा गया कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन इस तरह से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य हो। और इसका अर्थ यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को लोकसभा में यथासंभव बराबर प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कोई जो है किसी दूसरे ए लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो है वो बी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है। ए में सदस्यों की संख्या कितनी है जो उस सदस्य को वोट करेंगे, इसमें सदस्य संख्या है 100 और इसमें जो सदस्य संख्या है वह 120 है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बी वाला जो है वो कहेगा कि मैं 120 लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और ये मैं 100 लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। और बी इसमें यह कह सकता है कि मैं 120 लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मेरी जो शक्ति है और मेरे जो अधिकार हैं वह तुमसे अधिक होंगे। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए, ऐसे विरोध को समाप्त करने के लिए, ऐसी कोई गतिरोध उत्पन्न ना हो, इसमें जनसंख्या का समान रूप से विभाजन किया गया है। ठीक है, और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि चाहे ए हो या बी हो, इसमें जो प्रतिनिधि हैं उनको जो लोग वोट करेंगे उनकी संख्या समान होगी। मतलब ए में अगर 100 लोग हैं तो बी में भी 100 लोग होंगे जो ए और बी को वोट करेंगे। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर बात करें तो देखिए इसमें जो है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 81 सब क्लोज 3 में संशोधन करके जो 2000 के स्थान पर 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया। मतलब जो इनका आवंटन किया गया वो 2026 तक इसी रीति से होता रहेगा जो रीति वर्तमान में चल रहा है। इसमें जो नया संशोधन होगा 2026 के बाद होगा। ठीक है, और यह प्रावधान किया गया था 84वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका तात्पर्य है कि अब 2026 तक 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को ही परिसीमन का आधार माना जाएगा। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रत्येक राज्य में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को आवंटित लोकसभा स्थानों की कुल संख्या को न बदलते हुए अब 1991 के स्थान को 2001 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, परिसीमन का जो प्रभाव है उस लोकसभा पर नहीं होता है जो कार्यकाल जो लोकसभा वर्तमान समय में कार्यरत है उस पर परिसीमन का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अगर पूछ ले तो कन्फ्यूज मत होइएगा। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, इसका प्राथमिक कार्य होता है लोकसभा की बैठकों का संचालन करना तथा कार्यवाहियों को व्यवस्थित व नियंत्रित करना। संचालन संबंधी किसी भी संशय या मतभेद की अवस्था में उसका निर्णय अंतिम होता है लोकसभा अध्यक्ष का। विधेयक धन विधेयक है या नहीं निश्चित करने का दायित्व भी लोकसभा के पास होता है। दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में अगर संयुक्त बैठक होता है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर निर्णायक मत देने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बात करें 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून के तहत संसद सदस्यों की जो नियोग्यता का निर्धारण किया जाता है वह भी किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और यह जो लोकसभा की शक्ति है वह न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। मतलब अगर मनमाना, गैर तारांकिक या गैर संवैधानिक
दल बदल विरोधी कानून का उपयोग किया जा रहा है तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय द्वारा इसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकसभा की जो संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखने का कार्य, सभी समितियों के प्रमुखों को नियुक्त करने का कार्य और कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति में वह स्वयं ही अध्यक्ष की भूमिका निभाता है। ये सारे जो अधिकार हैं वह लोकसभा अध्यक्ष के हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष के संबंध में प्रायः वही बातें लागू होती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के मामले में लागू होती हैं। लोकसभा अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता है। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वह अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता है। उसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति होता है और उसे एक विशेष अधिकार भी प्राप्त है कि यदि उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वयं उसका अध्यक्ष बन जाता है। यह इंपॉर्टेंट है। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसी समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह उसका अध्यक्ष बन जाता है। सदन के नेता की बात करें, इसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, सदनों की नियमावली में की गई है। समांतर लोकसभा में सदन के नेता का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, और यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के किसी ऐसे मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य है लोकसभा में सदन के नेता की भूमिका के लिए मनोनीत करता है। राज्यसभा में भी सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का एक सदस्य सदन का नेता होता है जो या तो प्रधानमंत्री स्वयं होता है या फिर प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई अन्य मंत्री या फिर से राज्यसभा से निर्वाचित कोई व्यक्ति हो सकता है। विपक्ष के नेता की अगर बात करें, विपक्ष के सबसे बड़े दल के प्रमुख को ही विपक्ष के नेता या नेता विपक्ष कहा जाता है। सचेतक, ये विहिप क्या है? सचेतक का कार्य होता है संसद में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को अनुशासन में रखना। इसके अलावा यदि किसी मुद्दे पर संसद में मतदान होना हो तो वह अपने दल के सदस्यों को निर्देश जारी करता है कि उन्हें मतदान में प्रस्ताव का समर्थन करना है अथवा विरोध करना है या फिर तटस्थ रहना है। विहिप का सीधा मतलब यही होता है कि यदि कोई प्रस्ताव पेश हो रहा है सदन में तो उस पर जो लोकसभा का जो नेता है, लोकसभा का जो नेता है वह अपने सदस्यों को बोल सकता है कि अगर तो इस प्रस्ताव पे तुम्हें वोट करना है या नहीं करना है या फिर तटस्थ रहना है, तो जो भी सदस्य होते हैं उन सबको उसको फॉलो करना होता है। जो फॉलो नहीं करता है उसको जो है हटाया जा सकता है या फिर से दल बदल विरोधी कानून के आधार पर जो है उसे निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। संविधान में अनुच्छेद 107 से लेकर के अनुच्छेद 111 तक में विधायी प्रक्रिया शीर्षक दिया गया है, मतलब विधायी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया कि कोई भी कानून शुरुआत में विधेयक होता है तब तक जब वह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति उस पर सहमति प्रदान कर देता है, तब वह जाकर के अधिनियम बनता है। ठीक है, संसद में जो प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है, एक गैर सरकारी। अगर सरकारी विधेयक की बात करें, जो किसी मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे प्राइवेट या मतलब जो किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और जो किसी मंत्री द्वारा नहीं बस संसद का सदस्य हो, मंत्री ना हो, उसके द्वारा अगर पेश किया जा रहा है तो वह निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सदन में गैर सरकारी विधेयक को पेश करने से पहले 1 महीने का नोटिस देना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए मैं संसद का सदस्य हूँ, ठीक है, या आप संसद के सदस्य हैं लेकिन आप कोई मंत्री नहीं है, आपको कोई मंत्री पद नहीं मिला है और आपको कोई विधेयक सदन में पेश करना है तो आपको 1 महीने पहले नोटिस देना होगा कि मुझे एक विधेयक पेश करना है सदन में, और अगर आप ऐसा करते हैं तो भी विधेयक पेश कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और लोकसभा में प्रायः प्रत्येक शुक्रवार को प्राइवेट विधेयक या निजी विधेयक के लिए कुछ समय दी गई हैं, और यह ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, परंपरा के अनुसार जो है शुक्रवार को समय दिया जाता है। साधारण विधेयक की बात करें, साधारण विधेयक कानून बनाने से पूर्व कई चरणों से होकर गुजरता है। प्रथम वाचन में क्या होता है, इस चरण में विधेयक को सदन के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ याद रखिएगा कि साधारण विधेयक सदन के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें समानता विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती है, सिर्फ सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है, उसमें पेश करके सिर्फ सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है। द्वितीय वाचन के अंतर्गत विधेयक के सभी उपबंधों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया जाता है, और द्वितीय वाचन के अंतर्गत ही विधेयक 3 उपचरणों में गुजरता है। द्वितीय वाचन के अंतर्गत ही विधेयक 3 चरणों से होकर के गुजरता है। एक होता है साधारण बहस की अवस्था, दूसरा समिति अवस्था और तीसरा विचार की अवस्था। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें, उसके बाद आता है आपका तृतीय वाचन।
तृतीय वाचन इस चरण में सिर्फ संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा की जाती है। विधेयक के अंतर्गत कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तृतीय वाचन में कोई विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब एक सदन विधेयक को पारित कर देता है तो पीठासीन अधिकारी उस पर सहमति प्राप्त करने के लिए दूसरे सदन को भेज सकता है। दूसरे सदन के पास उस विधेयक के संबंध में निम्नलिखित शक्तियां होती हैं, और वे शक्तियां कौन कौन सी हैं देख लीजिए। जैसे दूसरा सदन जो है विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित करके प्रथम सदन को वापस भेज सकता है, ये पहला हो गया। दूसरा काम क्या कर सकता है, वह विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ पहले सदन को वापस भेज सकता है, या फिर वह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, या फिर वह यह भी कर सकता है कि विधेयक को पड़ा रहने दे और कोई कार्यवाही न करे। ठीक है, यह जो है दूसरे सदन द्वारा यह सब मतलब अधिकार हैं जो वो कर सकता है। दूसरे सदन ने बिना संशोधन के विधेयक पारित कर दिया है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है, और यदि दूसरा सदन द्वारा पेश किए गए संशोधन को पहले सदन खारिज कर दे तो दूसरे सदन पहले सदन द्वारा भेजे गए विरोध को खारिज कर दे तो गतिरोध की स्थिति पैदा होगी। और इस प्रकार यदि दूसरा सदन 6 महीने तक विधेयक पर कोई कार्यवाही न करे तो भी गतिरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। मतलब दूसरे सदन को विधेयक वापस भेजा गया और वो दूसरा सदन जो है 6 महीने तक विधेयक अपने पास रख लेता है तो भी गतिरोध की स्थिति बन जाएगी, और इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह साधारण विधेयक की बात की जा रही है, साधारण विधेयक के संदर्भ में ये सारे प्रावधान लागू होते हैं। संयुक्त विधेयक अगर धन विधेयक है या फिर संविधान संशोधन विधेयक तो इस मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं बुलाई जा सकती। यह सिर्फ साधारण विधेयक यथा वित्त विधेयकों के मामले में ही बुलाई जा सकती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, क्योंकि उसकी स्वीकृति विधेयक के अधिनियम बनने के लिए अनिवार्य है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास ऐसे विधेयक के संबंध में 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति जो है वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार कर सकता है और उसकी स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक जो है अधिनियम बन जाएगा। ये पहला अधिकार हो गया जो राष्ट्रपति कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति जो है वह विधेयक को अपने पास रोक सकता है। रोकने का अर्थ है कि जेवी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। और तीसरा यह है कि उसमें संशोधन के कुछ सुझावों सहित उसे संसद के दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और यदि दोनों सदन राष्ट्रपति के सुझाव को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए विधेयक को पुनः पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजते हैं। विधेयक को पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजते हैं तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के लिए उस पर अनुमति देना बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मान लीजिए राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजा गया है और राष्ट्रपति उसे संशोधन के लिए पुनः जो है संसद को भेज देता है और दोनों सदन जो है उसमें कोई संशोधन ना करें और फिर जो है सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दें तो इस बार जो है राष्ट्रपति के लिए उस पर सहमति देना बाध्यकारी होता है। ठीक है, धन विधेयक की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक तब माना जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित शामिल हो। और उसमें क्या क्या है, एक से अधिक यदि विषय शामिल हो तब उसे धन विधेयक माना जाएगा। जैसे यदि किसी कर को लगाया जाना हो या फिर उसे समाप्त किया जाना हो या उसमें परिवर्तन किया जाना हो या नियमित किया जाना हो, अगर ये सब मामले हैं, या फिर से भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या उसका विनियमन किया जाना हो, या फिर भारत की संचित निधि या फिर आकस्मिकता निधि में धन जमा करना हो, या फिर उसमें से धन निकालना हो, या उस धन की अभिरक्षा से संबंधित कोई प्रावधान करना हो, या फिर भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करना हो। उसके साथ साथ यदि किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना हो या ऐसे व्यय की रकम को बढ़ाना हो। ठीक है, या फिर से भारत की संचित निधि भारत के लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना हो, या संघ अथवा राज्य सरकारों के लेखों की जांच से जुड़ा कोई विषय हो, या फिर अगर इन बिंदुओं से निर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित कोई अन्य विषय हो, या अनुच्छेद 110 सब क्लॉज 2 में स्पष्ट किया गया है कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि उसका संबंध किसी जुर्माने या आर्थिक दंड के है, या फिर उसका संबंध किसी सेवाओं या लाइसेंस की फीस से है। अगर इन सब से उसका संबंध है तो उसे धन विधेयक नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसका संबंध किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कोई कर लगाने से हो, या उसे हटाने से हो, या परिवर्तित करने से हो, या फिर उसे विनियमित करने से हो तो उसे धन विधेयक नहीं माना जाएगा।
ठीक है। अनुच्छेद 110 सब क्लोज 3 में कहा गया है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है वह अंतिम होगा और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 117 में बताया गया है अनुच्छेद 117 में बताया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही तथा सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यदि किसी कर को कम करने या हटाने के लिए किसी विधि में संशोधन किया जाना हो तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। यह भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहा गया कि सभी धन विधेयक सरकारी विधेयक ही होते हैं। सभी जो धन विधेयक हैं वह सरकारी विधेयक ही होते हैं। मतलब इसे जो कि धन विधेयक जो है वह क्या है, वह किसी मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है संसद में, वह किसी प्राइवेट या कह सकते हैं किसी संसद सदस्य द्वारा नहीं पेश किया जाता। तो इसका मतलब यही है कि सभी धन विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। तो फैक्ट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति की अनुमति की बात करें, अनुच्छेद 111 के तहत धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वह संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। उसके पास बस दो ही विकल्प होते हैं। पहला विकल्प ये है कि वह उसे स्वीकृति दे दे और दूसरा यह है कि वह विधेयक को रोक कर अपने पास रखे अर्थात साधारण जेबी वीटो का प्रयोग करें। साधारणतः क्या होता है कि राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे देता है, क्योंकि धन विधेयक जो पेश किया जाता है ना उस पर राष्ट्रपति मतलब रोक के उसे नहीं रखता है। इसका सीधा मतलब ये है। यदि वित्त विधेयक की बात करें, वित्तीय विधेयक उन सभी विधेयकों को कहा जाता है जिसका संबंध वित्त से जुड़े मामलों से होता है, जैसे सरकार के राजस्व या व्यय से संबंधित विधेयक, किसी कर को लगाने या उसको परिवर्तित करने से संबंधित वित्तीय विधेयक को वित्तीय विधेयक जो है एक सामान्य विषय है, जिसमें कहा गया हर विधेयक जो है, हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है किंतु हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये गोला है, दो गोला है, ठीक है। बड़ा गोला क्या है, बड़ा गोला है वित्त विधेयक, ठीक है। बड़ा गोला जो है वित्तीय विधेयक है और छोटा गोला क्या है, धन विधेयक है। बड़े गोले में छोटा गोला है, मतलब सभी जो धन विधेयक हैं सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, क्योंकि ये धन विधेयक तो बस यही है, ये जो है वो तो नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। वित्तीय विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति भी दे सकता है, रोक भी सकता है और चाहे तो संसद को कुछ सुझावों के साथ पुनर्विचार के लिए वापस भी लौटा सकता है। वित्त विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की ये शक्तियां हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करें, संयुक्त बैठक निम्नलिखित 3 स्थितियों में बुलाई जा सकती है और वो स्थिति कौन कौन सी है यह देख लीजिए। यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, या फिर यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संबंध में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो, या फिर दूसरे सदन ने विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने पूरे होने तक विधेयक को पारित न किया हो। अगर ये 3 कंडीशन है तो जो संसद है उसका संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। यदि लोकसभा के विघटन के कारण कोई विधेयक व्यपगत अर्थात समाप्त हो गया हो तो उसे पारित करने के उद्देश्य से संयुक्त बैठक आयोजित नहीं किया जा सकता। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किंतु इसमें भी कहा गया कि यदि राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के आशय की सूचना दे दी हो और उसके बाद लोकसभा का विघटन होता हो तो विधेयक व्यपगत नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का आह्वान कर लिया हो और उसके बाद क्या होता है कि लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो इस कंडीशन में विधेयक जो है वह समाप्त नहीं होगा। उसके संबंध में संयुक्त बैठक ये जो है समाप्त नहीं होगा और उसके संबंध में संयुक्त बैठक हो सकेगी। एक नियम यह भी है कि यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने की घोषणा कर दी है तो उसके बाद कोई भी सदन उस विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। संयुक्त बैठक की कार्यवाही का संचालन तथा उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसके द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाती है और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति, यहाँ पे याद रखिएगा कि राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, राज्यसभा का उपसभापति यह भूमिका निभाता है। और यदि वह भी ना हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाता है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के नियमों के अनुसार संचालित होती है, राज्यसभा के नियमों के अनुसार नहीं। जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उसका संचालन लोकसभा के नियमों के अनुसार होता है, राज्यसभा के नियमों के अनुसार नहीं। संयुक्त बैठक में सिर्फ उन बिंदुओं पर ही विचार विमर्श किया जाता है जिस पर गतिरोध हुआ था, जिस पर असहमति थी, ठीक है। सभी पे चर्चाएं नहीं होती हैं। संयुक्त बैठक द्वारा मूल विधेयक में सिर्फ 2 तरह के संशोधन किए जा सकते हैं। पहला ये है कि वे संशोधन जिनका संबंध असहमति के बिंदुओं का हो
समाधान करने से, या फिर से वे संशोधन जो विधेयक को पारित करने में हुए विलंब के कारण जरूरी हो। ठीक है, तो यही दो बिंदुओं पर संशोधन किए जाते हैं। साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। संसद में बजट से संबंधित प्रक्रिया की बात करें, जैसे अभी पता है आप लोगों को कि हाल ही में जो है 2023 का बजट पेश किया गया है, पारित किया गया है, तो इस संदर्भ में जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है और अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाए। जो आय प्राप्त हो रहा है और जो व्यय किया जा रहा है उसका पूरा विवरण जो है संसद में प्रस्तुत करवाए। बजट पेश करने से कुछ दिन पूर्व सरकार दोनों सदनों के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करती है, जिससे पता चलता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार के बजट अनुमान किस हद तक सही रहे। और बजट में दो तरह के व्यय होते हैं, एक होता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, एक भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा भारत की संचित निधि से किए जाने वाला व्यय। इन दोनों में अंतर यह है कि संचित निधि पर जो भारित व्यय है इसके संबंध में कोई मतदान नहीं कराया जाता है। इस पे कोई मतदान नहीं कराया जाता है, इस पर केवल चर्चा की जा सकती है। शेष व्ययों के संबंध में संसद में चर्चा भी होती है और उस पर लोकसभा में मतदान भी होता है, लेकिन जो भारित व्यय होता है इस पर मतदान नहीं होता है। और भारित व्यय में ऐसे व्यय शामिल किए जाते हैं जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है, और इससे अगर बात करें तो भारत सरकार की साख को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए जो है इस पर मतदान नहीं होता, इस पर बस चर्चाएं होती हैं। इन व्ययों को राजनीतिक दबाव से दूर रखने के लिए व्यवस्था की गई है कि इन पर मतदान नहीं होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बजट पारित करने की जो प्रक्रियाएं हैं, संसद द्वारा बजट पारित किए जाने की प्रक्रिया समांतर 7 चरणों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि बजट पारित करने की प्रक्रिया कितने चरणों से होकर के गुजरती है, तो 7 चरणों से गुजरती है। पहला है बजट की प्रस्तुति। सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है तथा बाद में इसे राज्यसभा में यह जो है जाता है बजट पर। दूसरा है आम सहमति या बहस। इसके अंतर्गत बजट पेश होने के बाद 3-4 दिनों तक लोकसभा में उस पर समग्र रूप से विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, समग्र रूप से विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद आपका जाएगा लेखा अनुदान का पारित होना। अब तक जो है लोकसभा अपने स्थगन से पहले आगामी अप्रैल और मई महीने के लिए एक विधेयक पारित करती थी, ताकि सरकार को जरूरी खर्चे करने में समान समस्या न आए, और इसके लिए सामान्यतः साल भर के कुल खर्चों के 1/6 राशि 2 महीने के व्यय के लिए सरकार को दी जाती थी, जिसे लेखानुदान कहते हैं। ठीक है, लेकिन बजट की तारीख में हुए बदलाव के कारण लेखानुदान के माध्यम से जो विनियोग की मांग की जाती थी उसकी आवश्यकता पर अब अंकुश लग गया है। ठीक है, क्योंकि पहले फरवरी के लास्ट में बजट पेश होता था, अब क्या है कि फरवरी के स्टार्टिंग में ही बजट पेश होता है, तो इसलिए लेखानुदान का जो औचित्य है वो समाप्त हो गया है। विभागीय समितियों द्वारा मांगों की जांच की जाती है। अभी तक की व्यवस्था के तहत लेखानुदान पारित होने के बाद 3-4 सप्ताह के लिए स्थगन हो जाता था, और इस समय संसद की विभागीय समितियां इसके विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बजट की जांच की जाती थी। ठीक है, जो पेश की गई मांग है इस पर विस्तार से जांच किया जाता था और रिपोर्ट तैयार किया जाता था। और उसके बाद है अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान। इस चरण में विभागीय अस्थायी जो समितियां हैं इसको रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होता है। मतदान की यह शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतदान की जो शक्ति वो सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं। और मतदान सिर्फ उन मांगों पर होता है जो भारित व्यय है, जो संचित निधि पर भारित व्यय है उन्हीं पर, मतदान बस उन्हीं पर होता है जो संचित निधि पर भारित व्यय से अलग है। भारित व्यय पे मतदान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कटौती प्रस्ताव। आमतौर पर विपक्षी दल अनुदान संबंधी मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करते हैं। सरकार की मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करने का एक तरीका है कटौती प्रस्ताव। यह पेश किया जाता है। कटौती प्रस्ताव लाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, जैसे यह सिर्फ एक मांग से ही संबंधित होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, और इसमें संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा विषय नहीं होना चाहिए जो केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर का हो।
नीतिगत कटौती, और ये कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार की होती हैं। एक नीतिगत कटौती है, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती, इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना है, और इसमें जो है नीतिगत कटौती के अंतर्गत जो टोटल बजट है उसको कम करके 1 रुपया कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, टोटल बजट को काट करके कम करके 1 रुपया कर दिया जाता है। आर्थिक कटौती, इसमें नीति के प्रति नहीं बल्कि मांग की गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, और उसमें थोड़ी मात्रा में जो धन आवंटित किया गया है उसमें कटौती की जाती है। सांकेतिक कटौती के अंतर्गत इसका उद्देश्य सिर्फ अपनी असहमति व्यक्त करना है, और इसमें 100 रुपये की कटौती की जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है विनियोग विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 114 में कहा गया है कि संचित निधि में से कोई भी राशि विनियोग अधिनियम के माध्यम से ही निकाली जा सकेगी, किसी और तरीके से नहीं। विनियोग विधेयक में संचित निधि से निकाली जाने वाली रकम का प्रत्येक मद और प्रयोजन के अनुसार उल्लेख किया गया है। विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है, इसीलिए उस पर धन विधेयक के सभी नियम लागू होते हैं। वार्षिक वित्त विधेयक की बात करें, आगामी वित्त वर्ष के संबंध में सरकार के बजट संबंधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक धन विधेयक वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विधेयक कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की निधियों की बात करें, इसमें है भारत की संचित निधि, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 266 में की गई है, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व तथा ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा कराया जाएगा, और भारत सरकार के सभी खर्चे भी इसी के अंतर्गत जो है, भारत सरकार के जो खर्चे हैं वो भी इसी के अंतर्गत सामान्यतः इसी निधि के माध्यम से होते हैं। और इस निधि में से कोई भी धन तभी निकाला जा सकता है जब संसद ने विनियोग अधिनियम या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित किया हो, अन्यथा नहीं। संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते इत्यादि इस निधि पर निर्भर होते हैं, और ऐसे व्यय को भारित व्यय कहा जाता है तथा उनके संबंध में लोकसभा में मतदान नहीं किया जाता है। भारत का लोक लेखा की बात करें, इसकी चर्चा भी संविधान के अनुच्छेद 266 में की गई है। संचित निधि में जो राशियाँ शामिल होती हैं उनके अलावा सभी सार्वजनिक राशियां भारत के लोक लेखा में जमा होती हैं। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि इसका संबंध बैंक जमा राशियों, बचतों, भविष्य निधि जमा इन राशियों इत्यादि से होता है, और इस खाते से धन निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कह सकते हैं कि भारत की लोक लेखा से धन निकालने के लिए सरकार को संसद की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार की आकस्मिकता निधि जो है, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 267 में, जिसमें कहा गया कि संसद को अधिकार दिया गया है कि वह भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होने वाले एक निधि की स्थापना करेगा। इस निधि का उद्देश्य यह होगा कि जब तक किसी आकस्मिक खर्च के लिए संसद ने सरकार को प्राधिकृत न किया हो, तब तक के लिए राष्ट्रपति उसमें से आवश्यकता अनुसार धनराशि सरकार को अग्रिम तौर पर दे सकती है। ठीक है, यह निधि जो है वो राष्ट्रपति के अधिकार में होता है, और इसे संचालित करने के लिए संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 267 द्वारा प्राप्त अधिकार के अनुसार संसद ने 1950 में भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम को पारित किया था। 1950 में भारत की आकस्मिकता निधि को पारित किया गया था, और तब से आकस्मिकता निधि अस्तित्व में है। राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार का जो वित्त सचिव है वो आकस्मिकता निधि का संचालन करता है। संसद के सत्र या सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन, सत्र आहूत करना। संविधान के अनुच्छेद 85 सब क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। ठीक है, और संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। इसका तात्पर्य है कि वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का सत्र बुलाना आवश्यक है। संसद के सत्र की बात करें तो संसद के सत्र का तात्पर्य प्रथम बैठक से सत्रावसान के बीच की अवधि से है। भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद का सत्र आयोजित होता है। पहला बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। लेमडक होता है एक। लेमडक क्या है? लेमडक का अर्थ है नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना, इसे लेमडक कहते हैं। मान लीजिए 5 वर्ष जो है 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, ठीक है, तो चुनाव के पहले जो लोकसभा बैठेगी, ठीक है, जो अंतिम सत्र होगा लोकसभा का, उसे हम क्या कहेंगे? लेमडक सत्र। क्यों? क्योंकि उसके बाद लोकसभा विघटित कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद 2024 में नया चुनाव होगा। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव के बाद
पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र, पुरानी जो लोकसभा है उसका अंतिम सत्र के लिए, अंतिम सत्र का जो बैठक होता है उसे लेमड़क कहते हैं। और इस बैठक में जो सदस्य नई लोकसभा के लिए नहीं चुने गए हैं उन्हें ही लेमड़क कहा जाता है। जिनका चुनाव नई लोकसभा के लिए नहीं होता है, जिन संसद सदस्यों का, उन्हीं को लेमड़क कहा जाता है। स्थगन की बात करें, स्थगन का अर्थ होता है बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना। सदन को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी अर्थात अध्यक्ष के पास है। सदन का स्थगन का जो प्रभाव है वह सदन में विचाराधीन किसी भी विधेयक या प्रस्ताव आदि पर नहीं पड़ता है, अर्थात उन सभी मामलों पर अगली बैठक में विचार किया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सदन का पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित तो करे किंतु सदन के पुनः एकत्रित होने संबंध में कोई घोषणा न करे, तो इस प्रकार के स्थगन को अनिश्चित काल के लिए स्थगन या साइन डाई स्थगन कहा जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन या साइन डाई स्थगन कहा जाता है। जब सदन निश्चित काल के लिए स्थगित होती है तब भी पीठासीन अधिकारी के पास यह शक्ति रहता है कि वह सदन को निर्धारित समय से पहले ही पुनः बुला ले। सत्रावसान की बात करें, सत्रावसान का अर्थ होता है संसद के किसी सत्र का समाप्त होना। सत्रावसान सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, याद रखिएगा। सत्रावसान जो है यह राष्ट्रपति द्वारा होता है, जबकि ये आपका क्या है, स्थगन। स्थगन जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाता है, घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति के पास यह भी अधिकार है कि वह सत्र के दौरान ही सत्रावसान घोषित कर दे। और बात करें विघटन की, विघटन सत्रावसान से अलग होता है। सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है, जबकि विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। मान लीजिए अगर विघटन हो गया तो मतलब कि वह सरकार या उस लोकसभा समाप्त हो गई है, अब नया चुनाव होगा। और विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। और संविधान के अनुच्छेद 85(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। और लोकसभा का विघटन दो कारणों से हो सकती है, यदि इसका कार्यकाल पूरा हो गया हो या फिर यदि राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लोकसभा को विघटित करने का निर्णय ले सकता है। और ऐसा प्रस्ताव तब होता है जब सरकार विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव या किसी अन्य नीति विषय प्रश्न पर लोकसभा में पराजित हो जाती है। मतलब सरकार जो है अपना विश्वास लोकसभा में जब खो देती है तब जो है यह किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को उसी लोकसभा में से नई सरकार का गठन व्यवहारिक प्रतीत नहीं हो रहा हो तब जो है तब जो है राष्ट्रपति ऐसा प्रावधान कर सकता है और उसका विघटन कर सकता है। विघटन का विधेयक आदि पर प्रभाव देख लें। लोकसभा का विघटन होने पर इससे जुड़े सभी कार्य जैसे विभिन्न प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस इत्यादि समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें नई लोकसभा में फिर से लाना जरूरी होता है। किंतु कुछ लंबित विधेयक और जो आश्वासन है वह लोकसभा के विघटन पर भी समाप्त नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं? मान लीजिए लोकसभा के विघटन पर विभिन्न विधेयक जो हैं वह इसमें समझ सकते हैं। जो विधेयक लोकसभा में लंबित होते हैं वे सभी व्यपगत अर्थात समाप्त हो जाते हैं, चाहे उनकी शुरुआत लोकसभा में हुई हो या राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में पहुंची हो। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं, वे भी लोकसभा के विघटन होने पर समाप्त हो जाते हैं। जो विधेयक राज्यसभा में शुरू हुए हैं और राज्यसभा में ही लंबित हैं वे लोकसभा के पारित नहीं किए हैं, वे विघटन समाप्त नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और यदि कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया गया है तो वे लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। या फिर से जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया था किंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लौटा दिया गया था वह भी लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। और यदि किसी विधेयक पर संसद की दोनों सदनों में गतिरोध रहा हो और राष्ट्रपति ने उसके संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने का आशय सूचित कर दिया हो वह विधेयक भी लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। संसद के कामकाज की बात करें, जिस समय संसद का सत्र चल रहा होता है तब उसका प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन होता है और सामान्यतः किसी कार्य दिवस में समय का विभाजन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। पहला जो होता है वह है आपका प्रश्नकाल, जो 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है और इस समय मंत्री विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं। शून्यकाल जो है, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे के बाद शुरू होता है और इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछते हैं। शून्यकाल की चर्चा जो है संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं है, यह जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था का विकसित किया गया एक नवाचार है। तो मतलब जो है यह भारतीय संसदीय व्यवस्था का एक नवाचार है। इसके बाद जो है आता है विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प।
संसद की कार्यवाही विभिन्न प्रस्ताव संकल्पों के माध्यम से चलाई जाती है। एक प्रस्ताव और संकल्प का अर्थ है, प्रस्ताव का साधारण अर्थ है वह युक्ति जो संसद को गति प्रदान करती है। संसद में किसी भी कार्य से संबंधित कार्यवाही को प्रस्ताव के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा भी पेश किया जा सकता है और किसी प्राइवेट सदस्य द्वारा भी, किसी गैर मंत्री द्वारा भी इसे पेश किया जा सकता है। संकल्प प्रस्ताव से भिन्न नहीं होता है, वह प्रस्ताव का ही एक प्रकार है। जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है प्रायः उसे ही संकल्प कहा जाता है। ठीक है, संकल्प में सामान्यतः किसी मत, दृष्टिकोण, राय या उद्देश्य की प्रस्तुति होती है और यह उस उद्देश्य के प्रति सदन की सहमति को व्यक्त करता है। विश्वास प्रस्ताव की बात करें, विश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा की प्रक्रिया संबंधी नियमों में विश्वास प्रस्ताव का कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की और लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके पारित होने का आशय होता है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन प्राप्त है या हासिल है। और अगर विश्वास मत हासिल नहीं है या विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो फिर जो है लोकसभा के प्रति जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है इस प्रस्ताव की मूल प्रकृति ऐसी है कि यह विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी विशेष आधार की आवश्यकता नहीं होती है, न ही यह अनिवार्यता किसी विशेष मुद्दे को केंद्र में रख कर लाया जाए, मतलब किसी भी परिस्थिति में लाया जा सकता है। इसकी जो विषय वस्तु है सिर्फ यह है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन हासिल नहीं है। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह भी इम्पॉर्टेंट है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, जरूरी है। अगर 50 सदस्य समर्थन में है तभी आप ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते हैं। ठीक है, निंदा प्रस्ताव की अगर बात करें, निंदा प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जा सकता है और यह भी विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा ही पेश किया जाता है या सरकार के किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध इस उद्देश्य से लाया जाता है कि उसके कुछ कार्यों या नीतियों के प्रति असहमति प्रदर्शित की जा सके। इस उद्देश्य से निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात करें, यह प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा सदन में तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री या मंत्रियों ने संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया हो। ठीक है, और यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अगर हम बात करें, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करता है जो अविलंबनीय लोक महत्व का हो। मंत्री या तो उस विषय पर तुरंत भाषण दे या फिर किसी और दिन भाषण देने के लिए समय की मांग कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करना। सदन की जो नियमित कार्यवाही उसको स्थगित करके ये जो मुद्दा है इस पर चर्चा की जाती है और इसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। और इसके लिए 50 सदस्यों के समर्थन के साथ पीठासीन अधिकारी की अनुमति भी जरूरी होती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इन दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, इसे जो है दोनों सदनों में कहीं पेश किया जा सकता है तथा पक्ष या विपक्ष का कोई भी सदस्य इसे ला सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद प्रस्ताव की बात करें, लोकसभा में प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण उसका व्यक्तिगत वक्तव्य न होकर के मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया होता है तथा उसमें सरकार के कार्य, निष्पादन और भावी योजनाओं का जिक्र होता है। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होती है और मतदान होता है। यह चर्चा जो है धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार की अस्तित्व की शर्त है, क्योंकि इसके पारित न होने का तात्पर्य है कि सरकार ने अपना समर्थन खो दिया है। नेक्स्ट देखिए, समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव जो है इसे क्लोजर मोशन को हिंदी में समापन प्रस्ताव कहा जाता है या संवरण प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसके लिए ज़्यादातर सटीक अनुवाद है समापन प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि सदन में चल रही चर्चा को बीच में ही रोकना, और यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो चर्चा को बीच में ही रोककर संबंधित विषय पर मतदान करा लिया जाता है। उसे जो है समापन प्रस्ताव कहा जाता है या फिर से इसे क्लोजर मोशन कहा जाता है। अनियत दिन वाले प्रस्ताव, यह वे प्रस्ताव होते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किए गए हैं पर अभी उन पर चर्चा के लिए कोई तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है।
औचित्य प्रश्न, यदि सदन कार्यवाही के संचालन के समान सामान्य नियमों, संविधान में निर्दिष्ट नियमों या सदनों की कार्यवाही संबंधी नियमों का पालन नहीं करता है तो कोई सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है कि संविधान में दिए गए नियम कानून का इसके द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। नियम 377 क्या कहता है? इसके अधीन वे मामले उठाए जाते हैं जो औचित्य प्रश्न नहीं होते हैं तथा जिन्हें प्रश्नकाल, अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता, उसे इसमें उठाया जाता है। विशेष उल्लेख की बात करें, जिस तरह से 377 के अंतर्गत प्रश्न उठाए जाते हैं उसे ही राज्यसभा में विशेष उल्लेख के रूप में उठाया जाता है। ठीक है, लोकसभा में इसे 377 और राज्यसभा में विशेष उल्लेख है। संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 105 का संबंध संसदीय विशेष अधिकारों से है। यह अनुच्छेद मूलतः दो विशेष अधिकारों की चर्चा करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 105 सब क्लॉज फर्स्ट तथा कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार देता है, अनुच्छेद 105 सब क्लॉज 2। और मूल संविधान के अनुच्छेद 105 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा विनिश्चित करे या निर्धारित करे। और इसमें कहा गया है कि तब तक उन्हें वही विशेष अधिकार और मुक्तियां प्राप्त होगी जो भारत का संविधान लागू होने के दिन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को, जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, इसको हटा करके इसमें जोड़ दिया कि संसद सदनों के सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार वही होंगे जो संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। और यह वह ऐसे नहीं है जब तक कि वह, और यह तब तक जो है मिलेगा जब तक लागू रहेगा जब तक 44वें संविधान संशोधन के लागू होने के ठीक पहले संसद सदस्यों को प्राप्त थे। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सामूहिक विशेष अधिकार की बात करें, कार्यवाहियां चलाने का अधिकार, इसका अर्थ है कि सदन को अपने कार्यवाहियों को अपने तरीके से चलाने का और उसे विनियमित करने का अधिकार होगा। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसके संबंध में सदन का निर्णय अंतिम होगा। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 122 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रक्रिया से संबंधित किसी कथित अनियमितता के आधार पर संसद द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न जो है वह नहीं उठाया जा सकता। बहस और कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार तथा प्रकाशन रोकने का अधिकार, इसकी चर्चा अनुच्छेद 105 सब क्लॉज 2 में की गई है कि उसे प्रकाशित करना है या प्रकाशित नहीं करना है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। देखिए, बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार भी इसमें है। संसद के दोनों सदनों को अधिकार है कि वे अपने किसी भी बैठक को गुप्त सत्र के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं और इस दृष्टि से उन्हें यह भी हक है कि वह किसी भी बाहरी व्यक्ति को सदन में उपस्थित होने से रोक दें या सदन से बाहर कर दें। अगर वो उसमें है तो सदन से बाहर कर दें और नहीं है तो सदन में आने से रोक दें। विशेषाधिकार हनन के लिए अपने सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार भी संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति दी गई है और वह अपने विशेषाधिकार उल्लंघन के लिए सदन के सदस्य या बाहरी व्यक्ति को दंड दे सकता है। और इस संबंध में कहीं कहीं विशेषाधिकार उल्लंघन शब्द का प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं सदन की अवमानना का प्रयोग किया जाता है। अपनी चारदीवारी के भीतर सभी मामलों को विनियमित करने का अधिकार भी इसे प्राप्त है। प्रत्येक सदन को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने परिसर के भीतर उत्पन्न होने वाले किसी भी विषय पर फैसला ले सके। साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी का विशेष अधिकार, इसका अर्थ है कि संसद के प्रत्येक सदन को अपनी अवमानना या विशेषाधिकार हनन के मामले में किसी भी व्यक्ति को जेल भेजने का अधिकार भी प्राप्त है। और सदन को यह अधिकार, यदि उसके किसी सदस्य की गिरफ्तारी हुई हो या फिर उसे निरुद्ध किया गया है, वह दोष सिद्ध हुआ है, उसे कार्रवाई भेजा गया है या कारावास से मुक्त किया गया है, तो उसकी किसी समिति की रिपोर्ट या समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य को तब तक कोई प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक वह सदन के सामने प्रस्तुत न कर दिया गया हो। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें देखिए, जो भी फैक्ट है ना, आप लोग पढ़े तो होंगे ही, लेकिन इसमें जो भी फैक्ट हैं और एक बार रिवीजन के पर्पज़ से इस वीडियो को बेसिकली इसीलिए बनाया गया है, तो आप लोग रिवीजन के पर्पज़ से एग्जाम के पहले ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आप लोगों को ज़रूर लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत विशेष अधिकार की बात करें, सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों की तरह भारतीय संसद के सदस्यों को भी अधिकार है कि उन्हें संसद सत्र के दौरान उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद
गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ये भी कहा गया है कि यह जो विशेष अधिकार है वह सिर्फ सिविल मामलों में प्राप्त है। आपराधिक मामलों में यह अधिकार प्राप्त नहीं है, मतलब आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है। गवाह के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। जिस समय संसद का सत्र चल रहा होता है उस समय किसी संसद सदस्य को किसी मामले में गवाही देने के लिए सदन में नहीं बुलाया जा सकता। वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो संसद का सदस्य संसद के भीतर की गई अपनी अभिव्यक्ति के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, और संसद के बाहर सदस्य भी साधारण नागरिक के समान है और उन पर वे सभी युक्तियाँ सीमाएं आरोपित होती हैं जो अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित की गई हैं। मतलब संसद के अंदर उसकी शक्ति अलग है और संसद के बाहर वो भी सामान्य नागरिक है जैसे कि आप लोग और हम हैं। संसदीय समितियों की बात करें, संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी समितियों की अगर हम बात करें, अस्थायी समितियां वे होती हैं जो हमेशा अस्तित्व में रहती हैं और जिनके सदस्यों का चयन प्रत्येक वर्ष या निर्धारित समय के अनुसार किया जाता है। ठीक है। अस्थायी समितियों को तदर्थ समिति भी कहा जाता है और अस्थायी या तदर्थ समितियां वे होती हैं जो किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं और वह पूरा होने के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और ये साधारणतः दो प्रकार की होती हैं, एक जांच समिति और एक सलाहकार समिति। जांच समिति का गठन किसी तत्कालिक घटना की जांच के लिए किया जाता है और सलाहकारी समिति का गठन जिन्हें किसी विधेयक इत्यादि पर विचार करना है उसके लिए गठित की जाती है। ठीक है। और संसद की प्रमुख समितियों की बात करें तो इसमें है लोकलेखा समिति। 1954-55 तक इसमें 15 सदस्य थे और ये सभी लोकसभा से ही आते थे, लेकिन 1955 में राज्यसभा द्वारा मांग किए जाने पर लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष जीवी मावलंकर की सिफारिश पर 7 सदस्य राज्यसभा से भी इसमें लिए जाने लगे और इसके सदस्य की कुल संख्या जो बढ़कर हो गई 22। 1966-67 तक यह परंपरा थी कि समिति का जो अध्यक्ष है वह सत्तारूढ़ दल से ही होगा, किंतु 1967 में विपक्षी दल के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा शुरू हुई जो वर्तमान तक जारी है। लोक लेखा समिति का कार्य मुख्य रूप से भारत सरकार के लेखों के संबंध में जो सीएजी है उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच करना है। लोक लेखा समिति के सदस्यों का जो चुनाव है वह भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है और इसके सदस्यों का जो चुनाव है एक मतलब सदस्यता है अवधि है 1 वर्ष की होती है। हालांकि इसके अध्यक्ष को अगले वर्ष भी पुनः चुना जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं हो सकता है। यदि समिति का कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है तो वह मंत्री बनने की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। बात करें अगर प्राक्कलन समिति की, प्राक्कलन समिति जो है यह समिति लोकलेखा समिति की तरह ही सरकार के वित्तीय कामकाजों से संबंधित है। इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है और इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से आते हैं, राज्यसभा से नहीं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1950 में पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 25 सदस्यों के साथ यह समिति गठित की गई थी, लेकिन 1956 में इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर के 30 कर दी गई थी। सदस्यों का जो चुनाव है इसके सदस्यों का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है और इसमें भी कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता और यदि कोई मंत्री इसका सदस्य कोई भी मतलब इसका सदस्य आगे चल करके कोई मंत्री बनता है तो जिस दिन मंत्री पद ग्रहण करेगा उसी दिन से इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्यों की जो सदस्यता 1 वर्ष के लिए होती है। समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है और परंपरा के अनुसार समिति का जो अध्यक्ष है वह सत्तारूढ़ दल से ही आता है। बजट में प्रस्तावित खर्चों की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया जाता है। यह समिति बजट के विभिन्न पक्षों की जांच करके अपने सुझाव देती है। प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पर सदन में बहस नहीं की जाती। उसके सुझाव का असली लाभ यह है कि सरकार आगामी वर्ष के बजट में बढ़ा चढ़ाकर संसद से राशि की मांग न करे। लोक उपक्रम समिति की बात करें, इस समिति का गठन पहली बार कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर 1964 में किया गया था और इसमें 15 सदस्य होते हैं और जिसमें 10 लोकसभा से होते हैं और 5 राज्यसभा से होते हैं। 1974 में इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर के 22 कर दी गई जो वर्तमान तक जारी है, जिसमें 22 सदस्यों में 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। सभी सदस्य इनका भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होता है। लोकसभा का अध्यक्ष समिति के सभापति का चुनाव करता है इसके सदस्यों में से और इसका सभापति लोकसभा से ही होता है।
सभी सदस्यों की सदस्यता 1 वर्ष की होती है और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। ये सारी जो कंडीशन है इसके ऊपर भी लागू होती है। यह समिति लोकसभा के नियमों में वर्णित लोक उपक्रमों की रिपोर्ट लेखों की जांच करती है और उपक्रमों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा सीएजी के रिपोर्ट की भी जांच करती है। लोक उपक्रम समिति कुछ मामलों में जांच का अधिकार नहीं रखती है। अगर किस मामले में इसको जांच का अधिकार नहीं है, मान लीजिए लोक उपक्रमों के दैनिक प्रशासन के मामलों की जांच नहीं कर सकता है, लोक उपक्रम के संबंध में सरकार की नीति का मूल्यांकन नहीं कर सकता है। विभागीय स्थायी समितियों की बात करें, लोकसभा की नियमावली समिति को सिफारिश जो है 1993 में पहली बार विभागीय समितियों की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य होता है कार्यपालिका पर विशेष बजट के मामले में संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाना। 1993 में कुल 17 विभागीय समितियों का प्रावधान था। कुल 17 विभागीय समितियों का गठन किया गया था। 2004 में 7 और समितियों का गठन किया गया, जिससे इसकी कुल संख्या 24 हो गई। इनमें से 16 समितियां लोकसभा और 8 समितियां राज्यसभा के अधीन कार्य करती हैं। लोकसभा के अधीन काम करने वाली समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा से जुड़ी समितियों का अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यसभा का सभापति करता है। प्रत्येक विभागीय समितियों में अधिकतम 45 सदस्य हो सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। और लोकसभा के अध्यक्ष प्रत्येक समिति के लिए 30 सदस्यों का मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा का सभापति 15 सदस्यों का मनोनयन करता है। मनोनयन की जो तिथि है वह 1 वर्ष के लिए होती है। प्रत्येक सदस्य का कार्य 1 वर्ष के लिए होता है और किसी मंत्री इसके ऊपर भी ये सब प्रावधान लागू होते हैं। ठीक है, किसी समिति का जो मुख्य कार्य है विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना। सदन में जब बजट पर सामान्य चर्चा हो चुकी हो तब सदन एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित हो जाती है और इस अवधि में ये समितियां मंत्रालय द्वारा की गई अनुदान संबंधी मांगों पर विचार करती हैं और निर्धारित अवधि के भीतर उन मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं। विभागीय समितियों के संबंध में कुछ सीमाएं भी निश्चित की गई हैं, जैसे ये समितियां संबंधित मंत्रालय या विभाग के दैनिक कामकाज के मामले पर विचार नहीं कर सकती हैं। ये समितियां किसी अन्य संसदीय समिति को सौंपे गए विषयों पर विचार विमर्श नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो यह था संसदीय विधायिका। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन है, जो राज्य की कार्यपालिका विधायिका है और न्यायालय जो न्यायिक प्रक्रिया है न्यायालय, उसको डिस्कस किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।